हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान का पार्ट 4 का भाग 2। आगे से बढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि पिछले जो है भाग में हमने क्या क्या सीखा था। तो जो है पिछले भाग में हमने देखा कि सोना और प्लेटिनम जो है ये धातुएं जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और इसके अतिरिक्त धातुएं सल्फाइड के रूप में होती हैं, जैसे कापर, लेड, जिंक, ये सब सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है। और इसके अतिरिक्त हमने देखा कि खनिज क्या किसे कहते हैं, कौन कौन से खनिज होते हैं, और इसके अतिरिक्त अयस्क के बारे में हमने देखा और किस धातु का के अयस्क का क्या नाम है, ये सब हमने देखा, और कौन सी धातु भारत में कहाँ कहाँ प्राप्त होती है, इन सब के बारे में हमने देखा। तो चलिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब देखते हैं कुछ और भी जाने। कुछ अयस्कों में प्रमुख धातु के अतिरिक्त कुछ अन्य धातु भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे तांबे के अयस्क कैल्कोपायराइट में तांबे के अयस्क का क्या नाम है, कैल्कोपायराइट। ठीक है। तांबा क्रोमियम के अयस्क क्रोमाइट में क्रोमियम, टाइटेनियम के अयस्क इल्मेनाइट में टाइटेनियम के अतिरिक्त अन्य धातु आयरन यानी लोहा भी उपस्थित होता है। तो ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, तांबे के अयस्क का नाम कैल्कोपायराइट है, क्रोमियम के अयस्क का नाम क्रोमाइट और टाइटेनियम के अयस्क का नाम इल्मेनाइट। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। आगे बढ़ते हैं। धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में अब बताया गया है। देखते हैं भौतिक अवस्था। सामान्य ताप पर प्रायः सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु पारा द्रव होता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि किसी एक द्रव धातु का नाम बताइए तो आपके पास आंसर होना चाहिए पारा। ठीक है, पारा जो है द्रव धातु है। सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं। आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका इत्यादि ठोस के रूप में तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, ये जो है अधातुओं की बात की जा रही है। तो अधातुओं में ये आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका ये सब ठोस रूप में होती है और ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में होती है। ठीक है। आगे है कठोरता। धातुएं कठोरता में कैसी होती हैं, इसके बारे में देखते हैं। सोडियम धातु का टुकड़ा लेकर उसे छन्ना कागज से सुखा लें। ठीक है। धातु के टुकड़े को चाकू से काटें, क्या देखते हैं, सोडियम धातु का टुकड़ा आसानी से कट जाता है। अब लोहा, कापर, जिंक आदि के टुकड़े को भी चाकू से काटें, क्या देखते हैं, धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, अतः उन्हें काटना अत्यधिक कठिन होता है। ठीक है। कठोरता के मामले में बताया गया है कि धातुएं जो है प्रायः कठोर होती हैं और उन्हें काटना जो है कठिन होता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं। ठीक है। अधिकांश अधातुएं मुलायम होती हैं। कार्बन का अपर रूप हीरा सबसे कठोर होता है। ठीक है। कार्बन का अपर रूप कौन सा है, हीरा। ठीक है। चमक के मामले में धातुओं के गुण के बारे में देखते हैं। यदि आप धातुओं की सतह को उन्हें काटने के तत्काल बाद देखें तो आप पाएंगे कि वह दिखने में चमकदार होती हैं। इन्हें धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं की ये चमक उन्हें आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाने में बहुत उपयोगी होती हैं। अधातुएं धातुओं के समान चमकीली नहीं होती। ठीक है। आगे है आघात वर्धनीयता। ठीक है। एल्यूमिनियम, कापर तथा आयरन का छोटा टुकड़ा लेकर उसे हथौड़े से पीटें, क्या देखते हैं, हथौड़े से पीटने पर धातु के टुकड़े पहले की अपेक्षा और अधिक चपटे हो जाते हैं। धातुओं को पीटकर आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है। चांदी तथा सोना में आघात वर्धनीयता का गुण अधिक होता है, चांदी तथा सोना में। ठीक है, ये बहुत अधिक फैलाई जा सकती हैं, जबकि जस्ता कम आघात वर्धनीय है। अधिकांश ठोस अधातुएं पीटने पर भंगुर हो जाती हैं। ठीक है, भंगुर मतलब टूट जाती हैं। आगे है तन्यता के बारे में धातुओं के और अधातुओं दोनों के गुण देखते हैं। धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, तन्यता किसे कहते हैं, धातुओं को तार के रूप में जो है परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। आपने तांबे, एल्यूमिनियम और आयरन के तार देखे होंगे। हमारे घरों में विद्युत संबंधी कार्यों में तांबे का, एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग होता है। तार जाली को बनाने के लिए लोहे के तारों का प्रयोग किया जाता है। अधातु से तार नहीं खींचा जा सकता। ठीक है, अधातु से नहीं खींचा जा सकता, लेकिन धातुओं से बनाया जा सकता है। कुछ और भी जाने। यहाँ पर दिया गया अगला पॉइंट, सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसमें सबसे अधिक जो है आघात वर्धनीयता का गुण होता है। ठीक है, फैलाने का गुण। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आगे है चालकता। इसको क्रियाकलाप के यानी प्रयोग के माध्यम से बताया गया है। देखते हैं। एक टार्च बल्ब को तांबे के तार द्वारा एक बैटरी से जोड़ दीजिए। ठीक है,
यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इसको। बल्ब प्रकाशित हो जाता है। अब तांबे के तार के स्थान पर एल्युमिनियम, आयरन आदि का तार जलाएं। बल्ब के जलने और न जलने का अवलोकन कीजिए। सभी स्थितियों में बल्ब प्रकाशित हो जाता है। अतः सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे विद्युत का प्रवाह संभव है। अधिकांश अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कार्बन विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अधिकांश जो है अधातुएं विद्युत की जो है कुचालक होती हैं, लेकिन कार्बन जो है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। लोहे की छड़ के एक सिरे को हाथ से पकड़कर दूसरे सिरे को गर्म करने पर कुछ समय बाद छड़ का दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अब इसी प्रयोग को कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम की छड़ द्वारा भी दोहराएं। सभी छड़ें गर्म हो जाती हैं, ठीक है। आगे है, इसका अर्थ है छड़ के एक सिरे पर दी गई ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। अतः धातुएं यानी छड़ें ऊष्मा की चालक हैं, ठीक है। जब ऊष्मा जो है एक सिरे पर दी जाती है किसी धातु की छड़ अगर आप लें और उसके ऊष्मा जो है उसके एक सिरे पर दी जाए तो वो दूसरे सिरे तक धीरे धीरे चली जाती है, ठीक है। एक सिरा गर्म करेंगे आप तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। इसी को कहते हैं जो है ऊष्मा की चालकता, ठीक है। तो ये ऊष्मा की चालक होती हैं धातुएं, ठीक है। अब क्रियाकलाप 2 दे रहा है, इसमें देखते हैं क्या है। एक तांबे का टुकड़ा तथा एक सल्फर यानी गंधक का टुकड़ा लीजिए और तालिका में दिए गए गुणों की तुलना करके अवलोकन कीजिए। अवलोकन के आधार पर परिणाम कीजिए कि कौन सा पदार्थ धातु और कौन सा अधातु है। ये कक्षा में जो है बच्चों से एक प्रयोग के रूप में दिया गया है कि इस पर प्रयोग कराया जा सकता है बच्चों से, और उसके बाद वो इसमें अपना अनुभव लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, धातुओं अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में दिया गया है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। किसके साथ क्रिया करके? ऑक्सीजन के साथ। कौन? धातु, ठीक है। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ देखिए ये जो है इसको रासायनिक समीकरण भी दर्शाया गया है। सोडियम प्लस ऑक्सीजन जो है सोडियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं सोडियम तथा पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के फलस्वरूप इन्हें ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, इससे बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखते हैं? मिट्टी के तेल में। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनको जो है ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। आगे देखिए, ये जो है धातुओं को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर क्या बनाते हैं वो इसको एक समीकरण के माध्यम से दर्शाया गया है। देखते हैं, मैग्नीशियम का एक तार लें, उसे चिमटे की सहायता से पकड़कर जलाएं। क्या देखते हैं? मैग्नीशियम का तार जलकर सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। यह सफ़ेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ देखिए इसको जो है एक समीकरण के माध्यम से दिखाया गया है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर CO या CO2 बनाता है, ठीक है। ये देखिए ये अधातु, एक धातु की जो है क्रिया दे दी गई ऑक्सीजन के साथ और एक अधातु की, ठीक है। आप इसे पॉज करके भली भांति समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ जो है धातुओं और अधातुओं की क्रिया को देखते हैं। सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है धातु के साथ जो है जल की क्रिया को एक क्रियाकलाप के माध्यम से दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्रियाकलाप। सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा लेकर छन्ना कागज से सुखा लें। कांच के एक बर्तन को पानी से आधा भरें तथा सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें। क्या दिखाई देता है? धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। इस समीकरण को यहाँ पर आप देख सकते हैं। सोडियम को जल के साथ क्रिया कराई गई तो फिर ये क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आगे देखते हैं, मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये देखिए मैग्नीशियम को जो है जल के साथ क्रिया कराएगी तो ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो धातुएं जो है जल के साथ क्रिया करके, जो सक्रिय धातुएं हैं वो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आगे हम देखते हैं धातुओं और अधातुओं को अम्ल के साथ क्रिया करके वो क्या बनाते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया को देखते हैं। एक परख नली में छोटा रवेदार जस्ते का टुकड़ा लेकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर रंगहीन एवं गंधहीन गैस बुलबुले के रूप में निकलती हुई दिखाई देती है। जलती हुई माचिस की एक तीली को परख नली के मुख पर ले जाकर निकलने वाली गैस का परीक्षण करें। हाइड्रोजन पक की ध्वनि उत्पन्न करते हुए जलती है। यहाँ पर देखिए इसको
समीकरण के माध्यम से दर्शाया गया है। जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, प्राय सभी धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राय सभी धातुएं जो है तनु अम्ल से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। आप इनको इन दो उदाहरणों एक ही उदाहरण है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी जानें। तत्वों को धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया गया है। जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इन तत्वों को उपधातु कहते हैं। ठीक है, उपधातु किसे कहते हैं? जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें जो है उपधातु कहते हैं। तो उपधातु में मुख्यतः जो है यहाँ पर देखिए उदाहरण दे दिया गया है उपधातुओं का, जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातु अधातु में अंतर क्या है, इसको दिखाया गया है। ये इनमें निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। भौतिक अवस्था में धातुएं जो है कठोर, ठोस और चमकदार होती हैं और अधातुएं द्रव व गैस में होती हैं। ठीक है, मुख्यतः ये दर्शाया गया कि मुख्यतः ये अंतर पाया जाता है। नहीं तो फिर आप देख सकते हैं कि जो है धातु में जो है पारा जो है वो द्रव भी होता है, परंतु मुख्यतः ये जो है अधिकतर जो होती हैं धातुएं वो ठोस, कठोर और चमकदार होती हैं। ठीक है, और अधातुएं जो है द्रव व गैस में होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घनत्व या गलनांक अधिक जो है इनका होता है धातु का, और सोडियम जो है अपवाद है उसका कम होता है, और जो है अधातु का जो घनत्व है वो या गलनांक वो कम होता है। और इसके अतिरिक्त ऊष्मीय व विद्युत चालकता में जो है धातुएं प्रायः ऊष्मा की सुचालक है। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातु जो है वो कुचालक है। ठीक है, अधातुएं मुख्यतः कुचालक होती हैं। आघातवर्धनीयता या तन्यता, ये जो है धातुएं जो है आघातवर्धनीय एवं तन्य होती हैं, और जो है अधातु जो है भंगुर और तन्यता विहीन होती है। ठीक है, जल से क्रिया करके जो है धातुएं जो है सामान्य क्रिया पर हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, जबकि जो है ये अधातुएं सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग। दैनिक जीवन में अनेक उद्देश्यों के लिए धातुओं का उपयोग होता है। वाहनों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों, उपग्रहों, औद्योगिक उपकरणों आदि को बनाने में अत्यधिक मात्रा में धातुएं प्रयुक्त होती हैं। लोहा सबसे अधिक उपयोग में आने वाली धातु है। यह जहां एक ओर पिन, कील आदि छोटी वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वहीं दूसरी ओर भारी उपकरणों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। एल्यूमीनियम भी एक अन्य अत्यधिक उपयोग में आने वाली धातु है। इसका उपयोग अधिकांश घरेलू बर्तन को बनाने में किया जाता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, अतः उनका बर्तन और बॉयलर बनाने में उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए लोहा, कॉपर तथा एल्यूमीनियम का उपयोग किया जाता है। तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। आजकल विद्युत केबल बनाने के लिए एल्यूमीनियम के तारों का भी उपयोग होने लगा है। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध हैं, इसलिए इनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। आपने चांदी की पतली पन्नियों को मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग करते देखा होगा। खाने की वस्तुएं, दवाइयों, चॉकलेट व सिगरेट की पैकिंग के लिए एल्यूमीनियम के पन्नियों का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, ये था भाग 2 कक्षा 8 की पुस्तक का पार्ट 4 का। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे की जो पॉइंट है उसको हम अगले भाग में लेकर आएंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।